तक हेल्थ सिस्टम काम कर रहा है जिसपे हमारी डिपेंडेंसी है, वो प्राइमरली टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइमरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। और जो मैक्सिमम अपने बेड्स जो अपन पेपर में आते हैं, ऑन रिकॉर्ड आते हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जो आपके सिविल हॉस्पिटल्स हैं वो, ये जो तीनों जो अपना का पब्लिक हेल्थ जो डिलीवर करने का सिस्टम है, तो बेसिकली प्राइमरी के आपके गांव में जो हॉस्पिटल पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, बट यहाँ की सर्विसेज उतनी इफिशियंट नहीं है या उतने स्टैंडर्ड की नहीं है जो इस बीमारी में रिक्वायर्ड है। और काफी हद तक ये एक्सपेक्टेड भी है कि उन संस्थाओं को हमने उतना मजबूत नहीं बनाया है, उतना इफिशिएंट नहीं बनाया है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हैंडल कर पाए। इसीलिए पूरा का पूरा जो शिफ्ट है, जो लोड है, वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में है, चाहे वो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो तो मेडिकल कॉलेज हो। बट यहाँ पे भयावह बात यह है कि आप हर गांव में अभी आपको 2 से 4 लोग मिल जाएंगे जो सर्दी बुखार थी उनको और उनकी डेथ हो गई है। तो इट मीन दैट गांव तक में भी आपकी ये बीमारी फैल चुकी है। तो यहाँ पे प्राइम कंसर्न ये होना चाहिए कि जो आपके पीएचसी और सीएचसीज है, एटलीस्ट वहां पे आपको ऐसे बेड्स अरेंज करके रखने चाहिए, वहां के स्टाफ को आपको इस तरीके से ट्रेंड करना चाहिए इन शॉर्ट ड्यूरेशन में कि वो वहां पे प्राइमरी केयर प्रोवाइड करा पाए। और इस बीमारी में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको अर्ली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब इनिशियली स्टेज में आपको शुरू के 3-4 दिन में आपको सर्दी बुखार हुआ, आप टेस्ट कराए, आपको पता चल गया कि आपको कोरोना है, तो कुछ ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन से रिक्वायर्ड होती है जो दिखाती है कि गंभीरता किस प्रकार से जा सकती है बीमारी की, मतलब कौन सा मरीज गंभीर हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। इसको काफी हद तक 70 से 80% तक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं। तो जो लोग कम गंभीर है, अगर उनको हम वहीं पे तुरंत उपचार दे देंगे तो वो ज्यादा गंभीर स्थिति में नहीं पहुंचेंगे और उनको टर्शरी केयर जो स्पेशलाइज्ड सुविधाएं हैं वहां उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर अभी हो क्या रहा है, अभी क्या हमारे जैसे हम यहाँ पे जहां पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पेशेंट हमारे पास आता है, हमारे 3 क्राइटेरिया, अगर उसका SpO2 ड्रॉप कर रहा है देन हम उसको इंटेन करेंगे, उसका सीटी स्कोर, सीटी स्कैन में उसकी फाइंडिंग अगर मॉडरेट टू सीवियर इन्वॉल्वमेंट है तब हम उसको एडमिट करेंगे, और उसको अगर परसिस्टेंट फीवर बना हुआ तब हम उसको एडमिट करेंगे। लेकिन जब जो व्यक्ति इस सिचुएशन में पहुंचेगा उसके बाद हम उसको एंटरटेन करेंगे टर्शरी केयर सेंटर में, और हमारे पास बेड्स होगा तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। मेरा ये खुद की व्यक्तिगत सलाह है कि पेशेंट को इस स्टेज में पहुंचने ही ना दिया जाए, आप उसको प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में ही उसको आप प्राथमिक उपचार इतना इफिशिएंटली दे पाए कि उसको आगे सीवियर डिसीज होने ही ना पाए, या जितने लोग सीवियर डिसीज होती है उनमें नंबर्स कम हो जाएंगे। तो आपके टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स उतने मतलब उनको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, उनको ब्रीथ कर पाएंगे और पेशेंट को डिलीवर कर पाएंगे, और प्राइमरी हेल्थ केयर जो आपने इतने दिनों पे लगा के रखा है वो भी सिस्टम आपका यूटिलाइज हो पाएगा। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, एटलीस्ट हमारे रीवा डिस्ट्रिक्ट में या हमारे मध्य प्रदेश में तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। उसके 2-3 रीजंस मैं समझता हूं। जो भी डिजास्टर्स जब भी होता है तो उसके लिए आपका डिजास्टर एक्ट मैनेजमेंट काम करता है, उसमें नेशनल लेवल पे एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है जो पीएम हेड करते हैं, सिमिलरली स्टेट में कमेटी होती है जिसको सीएम हेड करते हैं। देन उसके बाद उसकी 2 और कमेटीज होती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटीज। एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल लेवल पे तो बहुत अच्छा काम कर रही है, आप डेफिनेटली टीवी में देखते रहते हैं, आईसीएमआर के जो डायरेक्टर हैं वो आते रहते हैं, एम्स के डायरेक्टर हैं वो आते हैं, जो मेडिकल फील्ड के हैं, जो इन्फ्लुएंट पर्सन है कि यार चीजों को कैसे मैनेज किया जाए। स्टेट लेवल पे भी ये कमेटी काफी हद तक काम करती है, बट ये काफी कुछ डिपेंड करती है कि ऊपर से क्या गाइडलाइंस आ रही है, जस्ट हम उसी को अपने स्तर पे हम कैसे इंप्लीमेंट कर पाते हैं, हम इस पे काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में जो कमेटी होती है, जो डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी होती है, उसके चेयर होते हैं कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर होते हैं। उस कमेटी में मोस्टली आपके जनप्रतिनिधि होते हैं, और एक क्या जो सीएमएचओ होते हैं, मतलब जिला स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रहते हैं, जो कि पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट देखते हैं। अब ये एक्ट काफी 2005 का है और तब इतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे। अगर हम कहीं की बात करें, जो एक्सपर्टीज की बात आती है, डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ दे आर इन टीचिंग, वो पढ़ाते हैं बच्चों को, रिसर्चेस में होते हैं, थीसिस में होते हैं, वो अपडेट होते हैं। तो एडवाइजरी कमेटी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो फंक्शनिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डेफिनेटली एक एडवाइजरी कमेटी हर जगह बननी चाहिए। और हमारे यहाँ शिवानंद जी लोग एक्टिव है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इसमें आप डेफिनेटली आरटीआई लगाइए कि जब से कोरोना आया है जितने भी आपके मीटिंग्स हुई उसके मीटिंग मिनट्स आप प्रोवाइड कराइए, उसमें कौन एक्सपर्ट था, किसने एडवाइस दी है, आपने किस लेवल पे काम किया। बिकॉज ऑफ कि जो डिजास्टर होता है वो सब जगह यूनिफॉर्म, भारत इतना बड़ा देश है, सब जगह यूनिफॉर्म चीजें आप नहीं फॉलो कर सकते। आपको जो लोकल लेवल पे आपके जो रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करता है, इस पे आपको फोकस करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से कमेटी में, एडवाइजरी कमेटी में भी अगर आपको ऐसे लोगों को रखें जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जो उस एरिया में है, तो वो समझ पाएंगे कि साहब हमारे पूरे रीवा जिले में इतने प्राइमरी हेल्थ केयर बेड्स हैं, इतने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में बेड्स हैं, इतने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड्स हैं, उन बेड्स को हम कैसे बेहतर यूटिलाइज कर पाएंगे। और इस लेवल पे एडवाइजरी कमेटी अगर काम करती है तो डेफिनेटली इसके आउटकम्स थोड़े से बेटर हो पाएंगे। जो हमारा जो बर्डन एक सिंगल पिलर पे आ रहा है, उस
बर्डन को हम थोड़ा सा डिसेमिनेट कर पाएंगे, शिफ्ट कर पाएंगे, तो एटलीस्ट लोगों को थोड़ी ज्यादा बेहतर राहत मिलेगी। और जहां बात आती है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कुछ और चीजें, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में यूजुअली ऑक्सीजन के लिए अरेंजमेंट्स नहीं रहते हैं, वहां ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी आप नहीं कर सकते इवन रिमोट एरियाज में। तो एटलीस्ट जो ये मशीनें हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स वगैरह, ये आप प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स को आप इन पे रख दीजिए। जब लोगों की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है, बीमारी कम गंभीर है, तो आपने उनको वहीं पे मैनेज कर लिया। ये नहीं कहा कि आप होम आइसोलेट रहो और घर में रहो, और जब आप गंभीर हो जाना तब आप रीवा आना। हमारे यहाँ रीवा ऑलमोस्ट, जैसे शिवानंद जी लोग यहाँ पे हैं, जो रिमोट एरिया रीवा सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट है उससे, जो कैपिटल है यहाँ पे, मतलब रीवा शहर है, वहां से 110 किलोमीटर दूर है। जो 110 किलोमीटर दूर बैठा गांव का आदमी है, उसको गाड़ी भी उपलब्ध नहीं होगी, और वो रीवा आएगा भी कैसे भी करके, पैसे जुगाड़ करके, तो यहाँ पे उसको बेड नहीं मिलेगा। 3 दिन तक वो पड़ा रहेगा स्ट्रेचर पे और मर जाएगा, और बाद में अगर उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उसको डेड बॉडी भी नहीं मिलती है, और ये पूरा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। तो जो रीवा में जो शहर में लोग हैं या आसपास के पेरिफेरी के लोग हैं 10 से 20 किलोमीटर के लिए, उनके लिए तो बड़ा आसान है, क्योंकि वो रीवा के आसपास के उनके कॉन्टेक्ट भी हो जाते हैं, लोगों के डॉक्टरों के मिल जाते हैं, या कोई ना कोई अस्पताल में काम करने वाला कर्मचारी पहचान का, तो उनको सिनेरियो एग्जैक्टली पता होता है कि हम जाएंगे, बेड मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ट्रीटमेंट लेंगे। लेकिन जो गांव में है 110 किलोमीटर दूर में, उसका किसी मेडिकल पर्सन, किसी स्वास्थ्य विभाग के किसी व्यक्ति से कोई संपर्क नहीं है, उसके लिए कोई कहीं आसान है। उसके लिए तो अगर हम वहीं पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में स्ट्रेंथन कर दे वहां के स्टाफ को, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ को, कि यार अगर पेशेंट इस टाइप का आता तो आप ये चीजें मैनेज करोगे, और सिचुएशन इससे क्रिटिकल होगी तो आप उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहां पे कोऑपरेट करके, कम्युनिकेट करके उसको शिफ्ट कराने की कोशिश करोगे। बट दुर्भाग्य बस नीचे वाला सिस्टम बिल्कुल भी उतना इफिशिएंट नहीं है, और पूरा का पूरा लोड एक पिलर पे है, और एक पिलर पे है तो डेफिनेटली आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को एक हॉस्पिटल के ऊपर आप नहीं छोड़ सकते हैं। और इस टाइप के क्राइसिस तो फिर निश्चित आनी ही है कि आपके पास बेड्स नहीं होंगे, लोग अस्पताल कैंपस में मरेंगे, या आपको हॉस्पिटल का गेट बंद करना पड़ेगा। मतलब इतनी क्राइसिस में कभी भी हॉस्पिटल का गेट्स कहीं नहीं बंद करना पड़ा, लेकिन अगर आप रियलिटी में जाके देखेंगे अपने मेडिकल कॉलेज में, कई जगह ऐसा होता है कि आपको अस्पताल के गेट्स बंद करने पड़ते हैं, 6 घंटे के लिए अस्पताल के गेट्स बंद करने पड़ते हैं, 8 घंटे के लिए अस्पताल में गेट्स बंद करने पड़ते हैं, कि लोग अंदर ही ना आ पाए, बिकॉज ऑफ क्योंकि अंदर आने में ऐसा नहीं कि हम बेड्स छुपा रहे हैं, ऐसा इसलिए है कि वहां पे ऑलरेडी 50 से 100 लोगों की वेटिंग पड़ी हुई जो स्ट्रेचर पे दम तोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पे अभी अगर यहाँ पे ये सिनेरियो बना रहा तो इससे ज्यादा आपको इफिशिएंट होना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन दाह संस्कार और इस सिस्टम को आपको और वो बनाना पड़ेगा कि लोग एटलीस्ट वहां पे एक इमोशनल ट्रॉमा जो होता है, उसके बाद किसी पेशेंट की डेथ हो गई, उसको एक तो गांव से आया या शहर से भी आया, वो 3 दिन तक इलाज का इंतजार करता रहा, और इलाज के इंतजार करने के बाद भी उसकी बॉडी को प्रॉपर हैंडल नहीं किया गया, और उसको 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक अपने मरीज के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, दुखी होना पड़ रहा है, उसके जेब में पैसे नहीं है। और जैसे बड़े शहरों में आपने बताया कि एम्बुलेंस ने इतना लंबा चार्ज कर रहे हैं, 15-15, 20-20 हजार रुपए 2 किलोमीटर चार्ज कर रहे हैं, तो वहां पे उस आदमी के आप इमोशनल पेन को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। और मुझे निश्चित है कि अगर आप ऐसे 8-10 पेशेंट भी देखेंगे तो आप तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो अब मेरा यही पॉइंट रखना था। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि मतलब ऐसे पेशेंट से भी आए तो मानसिक तौर पे आदमी स्वयं स्वस्थ नहीं रह सकता। तो सबसे बड़ी बात है जो कोविड का एक वो है, एक जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, किसी को हो गया तो जैसे पेशेंट्स आते हैं तो उनको आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, उनका किस तरह से मतलब वो उनकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है उनको, क्योंकि लोगों को लगता है कि कोविड हो गया तो उसको मरना है, मतलब तो ये इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने आप को कैसे बैलेंस रखें? सर ये 2 अलग-अलग सिनेरियोज हैं। अगर आप घर में हैं तो एक अलग एनवायरनमेंट पे है, लेकिन अगर आप अस्पताल के ट्रायज एरिया में खड़े हैं, वार्ड्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वार्ड्स में आपके पास बेड्स हैं, आपके पास ऑक्सीजन है, जो बेस्ट पॉसिबल आप कर सकते हैं वो चीजें आपको मिल रही हैं, आप डिप्राइव नहीं है, तो एक होप रहती है। पेशेंट भी हमसे पूछते हैं कि साहब जिंदा रहेंगे मरेंगे, मतलब 2-4 दिन निकल गए, आपने ऑक्सीजन आपके पास आपको मिलती रही, आपके लंग्स ग्रेजुअली रिकवर कर गए, तो आप बिल्कुल जिंदा रह पाएंगे। वहां पे तो आप काफी हद तक पेशेंट को मैनेज कर पाते हैं, काउंसिल कर पाते हैं, उनको एश्योर कर पाते हैं। लेकिन जब आप किसी भी हॉस्पिटल के ट्रायज एरिया में जाते हैं तो वहां आप खुद टूट जाते हैं, क्योंकि आपके सामने लोग मर रहे होते हैं, आपके पास ऑक्सीजन नहीं होते हैं, आपके पास बेड्स नहीं होते हैं। तो पहली बात तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, जो आम व्यक्ति हैं, इट्स बेटर टू बी कि आप घर में स्वस्थ रहें, आप प्रिकॉशन लें कि आपको इन्फेक्शन हो ही ना, और अगर आप इन्फेक्ट होते हैं तो आप ये मत इग्नोर करिए कि मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, ये सामान्य सर्दी जुकाम है, और हो, क्योंकि आप टेस्ट नहीं कराते हो तो आप 5 दिन 6 दिन अपने ऐसे ही निकाल देते हैं, और जब 7वें दिन आप पहुंचते हो तो आपकी कंडीशन इतनी सीरियस हो चुकी होती है कि आपको अस्पताल में बेड्स नहीं मिल रहे होते हैं। तो ये जो इनिशियली फेज है, तो आप इसके लिए इग्नोरेंट बिल्कुल भी ना रहें। और ये लोग समझते हैं कोविड हो गया तो
लोग हमसे वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे। अगर आपको सिम्टम्स है, आपको सर्दी जुकाम है, फीवर है, आप किसी भी व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आए हैं जो पॉजिटिव व्यक्ति है, आप अनिवार्य रूप से अपना टेस्ट कराएं। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है 2 या 3 दिन। आप अपना रैट कराएं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कराएं, और वो भी निगेटिव है, स्टिल अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप 10 दिनों तक अपने आप को आइसोलेट करें। और ये एश्योर करें कि अगर मैं खुद सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मैं रिस्पॉन्सिबल बिहेव करूंगा तो मेरे घर वाले बचेंगे, और ये बिल्कुल भी ठीक हो जाने वाली बात है। इसमें दो दवाइयां डॉक्टर साहब यूज कर रहे हैं। एक तो कोई जापान की कोई दवाई है जो जापान ने इसको ऑलरेडी बैन किया हुआ है, और एक आपका फ्रांस का रेमडेसिविर जो इंजेक्शन आप यूज करते हैं। इनको क्या कोविड की दवाई के तौर पे माना जा रहा है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, कई सारे आपके एम्स के डॉक्टर का इसमें आया था कि रेमडेसिविर जो दवा है वो यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली कोविड का मतलब एक समाधान के तौर पे आप नहीं कह सकते। मतलब इसको क्या कह रहे हैं, मतलब क्या है इसका एक फंडा? एक दवाई है रेमडेसिविर, एक टोक्लीजुमैब है। ये 2 मेडिसिन हैं जिसके लिए काफी जगह हाइप भी है, लोग कालाबाजारी सब चीजें हो रही हैं। गाइडलाइन ये कहती है, गाइडलाइन की बात हम यहाँ पे स्पष्ट कर दें। गाइडलाइन 2 तरीके से जारी होती है। एक तो हमारी सरकार की गाइडलाइन होती है जो सरकार के नियंत्रण में एजेंसी जैसे आईसीएमआर हो गई, आपकी एम्स हो गई, जो सरकारी गाइडलाइन जारी होती हैं। दूसरी गाइडलाइंस होती हैं जो एसोसिएशन होते हैं, फिजिशियंस का एक, साइकेट्रिस्ट का इंडियन साइकेट्री एसोसिएशन हो गया, जो बेसिकली डॉक्टर्स होते हैं और उनके कमिटी का एसोसिएशन रहता है, और वो अपनी एडवाइजरी जारी करते हैं। 2 तरीके की चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो एडवाइजरी एसोसिएशन के द्वारा जारी होती हैं वो ज्यादा साइंटिफिक रहती हैं, बट उसमें चांसेस ये भी रहता है कि वो बहुत सारे उनके जो फंडिंग एजेंसीज हैं जो उनको फार्मा कंपनियां फंड कर रही है, तो कई बार वो गाइडलाइन इन्फ्लुएंशियल भी जो एसोसिएशन की गाइडलाइन है, तो जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हम ये 2 चीज दिमाग में रखते हैं। दूसरी गाइडलाइन सरकार की गाइडलाइन होती है, जो सरकार के एक्सपर्ट इन्हीं गाइडलाइंस या इन्हीं जो रिसर्च के डाटा है उनके बेस पे जारी करते हैं। तो रेमडेसिविर का जो गाइडलाइंस है, जो डॉक्टर्स की गाइडलाइन है, उसमें ये कहना है कि अगर मॉडरेट टू सीवियर अगर आपका केस है, मतलब आपको इन्फेक्शन हो गया है और वो इन्फेक्शन आपके फेफड़ों में पहुंच गया है और वो आपको फेफड़ों को कुछ हद तक डैमेज कर दिया है, तो अगर आप उस स्थिति में रेमडेसिविर का यूज करते हैं तो वो इन्फेक्शन उतना तेजी से स्प्रेड नहीं होता जितना कि दूसरे मरीज जिसमें इन्फेक्शन हो गया उसको स्प्रेड हो। अगर ये माइल्ड लेवल का इन्फेक्शन, आपको केवल गले में इन्फेक्शन या केवल थोड़ा सा लंग इन्वॉल्वमेंट है, उस कंडीशन पे इस दवा को देने का कोई बहुत औचित्य नहीं है, उससे बहुत आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। सिमिलरली अगर पेशेंट आपका बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया, मतलब लंग्स उसके ऑलमोस्ट 90-95% इन्वॉल्व हो गए हैं, तो उस कंडीशन पे भी इस दवा को देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि ये लाइफ सेविंग तो दवा नहीं है, जान तो नहीं बचाती है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को कम कर देती है। बीमारी की जो गंभीरता जिस स्पीड से बढ़ रही होती है, आपकी बीमारी अगर 100 की स्पीड से जा रही है तो उसको रिटार्ड करके 30 से 40 की में ले आती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि इसको अब क्लिनिकली, जैसे हम लोग जो डॉक्टर्स हैं जो डायरेक्टली पेशेंट पे बात करते हैं, तो क्लिनिकली हमने देखा कि अगर इसका सही तरीके से उपयोग किया जाए तो निश्चित रूप से ही आपके आईसीयूज में बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि आप मॉडरेट काइंड ऑफ की जो बीमारियां हैं आप उसी टाइम पे इसको अगर यूज कर लेते हैं तो पेशेंट सीरियस नहीं होता है और उसकी आईसीयू केयर की आवश्यकता उसकी घट जाती है और आपके आईसीयूज पे बर्डन कम होता है। लेकिन अगर इसका आप इरेशनल यूज करना चालू कर देते हैं कि जो कम गंभीर मरीज है उसमें भी आपको अपने आप हमारा मरीज है, हम डॉक्टर साहब हैं, हमारे पास रिसोर्सेज है, तो हमारा अगर सिटीज को तो हम उसमें भी पेशेंट को लगाना चाहेंगे, प्रिकॉशनरी लगाना चाहेंगे, तो वहां पे ये दवा उतनी यूजफुल नहीं है ना। तो ये कई बार मीडिया से, कई बार डॉक्टर्स ने किया है कि इसकी कालाबाजारी, मतलब इसको मतलब हर मरीज को इसको यूज नहीं कर सकते आप कि सबको दे दो तो ये सबको ठीक हो जाएगा। जस्ट काइंड ऑफ वैक्सीन नहीं है ये एक दवाई है जिसका डिसीजन कि कब इसको यूज करना है कब नहीं यूज करना डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और सिमिलरली टोक्लीजुमैब एक दवा है जो भी काफी महंगी दवा है, ये ऑलमोस्ट 30-40 हजार रुपए का एक इंजेक्शन आता है। सरकार इसको भी सप्लाई करने की कोशिश कर रही है। जैसे अभी हमारे हॉस्पिटल में कल ही 5 इंजेक्शन आए टोक्लीजुमैब के। अब 5 इंजेक्शन टोक्लीजुमैब के आए तो जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनको सबको लगता है कि हमारे मरीज को ये दवा लग जाएगी तो हमारा मरीज बच जाएगा। पहली बात तो एक तो इतनी दवा, मतलब आप 800 के 600 बेड के अस्पताल में आप 5 इंजेक्शन दे रहे हो, तो वो तो वही है कि आप बंदरों के बीच में एक पैकेट डाल दो और सब उसको छीनने के लिए जूस बने, तो वो कंडीशन आ जाती है। और दूसरा, आप एक तो इनसफिशिएंट क्वांटिटी है और दूसरा आप उसका रेशनल यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप 5 इंजेक्शन तो आपको सिपाही वालों को ही लगाना पड़ जाएगा। तो इस टाइप की चीजें हैं। तीसरी बात में यहाँ जो मैं मेरा पर्सनल व्यूज है, मैं सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। कई बार ऐसा देखने में आया है
कुछ कुछ दवाइयां जिनकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है या उनको उपलब्ध कराना गवर्नमेंट सिस्टम में इसेंशियल है और गवर्नमेंट फेल होती है, नहीं उपलब्ध करा पाती है, या तो पैसे के कारण से या दूसरी चीजों से, उनको सरकार की गाइडलाइंस यूजली ऐसी जारी हो जाती है कि ये दवाइयां इफेक्टिव नहीं है। इसका सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आपको जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो काफी दिनों से चल रहा है वैक्सीन का, आपने पहले देखा कि आपको पहले कम वैक्सीन लगती थी, डीपीटी और जो भी बीसीजी जो चली आ रही है। ग्रेजुअली आपने देखा हेपेटाइटिस की वैक्सीन पहले आपको, हम लोग जब बच्चे थे तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन हमको खरीद के लगवानी पड़ती थी, क्योंकि सरकार आपकी उस समय उतनी सक्षम नहीं थी कि सबको हेपेटाइटिस की वैक्सीन दे पाए। लेकिन अब वो हेपेटाइटिस की वैक्सीन अब इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपके इंक्लूड कर ली गई है। सिमिलरली दवाइयों के केसेस में जहां पे अपन सरकारी सप्लाईयों में निर्भर रहते हैं, तो वहां पे सरकारी सप्लाई बनी रहे, ये डिपेंड करता है गाइडलाइंस पे। और गाइडलाइंस इस तरीके से कई बार मुझे पर्सनली फील करता हूं मैं कि इस तरीके से चेंज हो जाती है कि उसकी क्राइसिस ना बनने पाए। तो रेमडेसिविर के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल गाइडलाइन अपनी आईसीएमआर की और एम्स की है, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन एक्चुअलिटी ये है कि अगर मॉडरेट केसेस में इस दवा को उपयोग में लाया जाए तो निश्चित रूप से मरीज की गंभीरता को कम किया जा सकता है। और सरकार ऑल्दो गाइडलाइन कह रही कि इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अस्पतालों में रेमडेसिविर सप्लाई में बनी हुई है। और अच्छी बात अभी यह है कि हम सभी मरीजों को जिनको आवश्यकता होती है हम रेमडेसिविर लगा पा रहे हैं। क्या इसमें से कोई एक ऐसी दवाई है जिसको जापान, हाँ, क्या इसमें से कोई ऐसी दवाई है जिसको जापान ने बैन किया हुआ है, वो इंडिया में यूज हो रही है, कोई ऐसी दवाई है क्या? ये सब मैं चेक करके बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी नहीं है। दवा का अगर नाम मैं देखता हूँ कौन सी दवा है, अगर होगा तो मैं बिल्कुल बताता हूँ उसके बारे में। अच्छा, कुछ लोगों ने इस तरह से एक वो फैलाया हुआ है, या इसको जो भी कहें, एक वहम है या कि हकीकत है। इनका ये कहना है कि रेमडेसिविर जिन लोगों को इंजेक्शन लगता है वो पहली बात उसकी सही स्टेज जैसा आप बता रहे हैं आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो वो भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसको जो इंजेक्शन लगता है तो कहते हैं कि 15 लोग इसमें से डेथ हो जाती है, कुछ ऐसा फैलाया है लोगों ने। मतलब 85% लोग बचते हैं, 15% लोग डेड हो जा रहे हैं। जबकि लोगों का ये कहना है कि कोरोना बीमारी से मोर्टेलिटी रेट 2 से 3% बड़े मुश्किल से रहता है। तो मतलब इसमें क्या इंजेक्शन लगाने से मरना समझा जाए, या कि मतलब क्या है, किस तरह से लोगों का एक वो है, एक चल रहा है इस तरह से? ऐसे केसेस तो देखने में नहीं आए हैं। यूजुअली जो कोरोना में सडन डेथ का कॉज रहता है वो साइटोकाइनिन स्टॉर्म रहता है। मतलब एकदम से आपके अंदर इतने ज्यादा केमिकल्स रिलीज होते हैं कि बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती है। उसी के लिए टोक्लीजुमैब दवा है जो यूज की जा रही, टोक्लीजुमैब। और कई बार ऐसा सीरियस केसेस में ऐसा जरूर होता है, उसमें अभी हम ये कंक्लूसिव नहीं है कि दवा के कारण मरीज की मौत हुई कि मरीज की बीमारी की खुद की स्थितियों के कारण ऐसी डेथ हुई, क्योंकि ये दवा इंडिकेटेड ही ऐसे लोगों में है जो सामान्य से गंभीर मरीज हो रहे हैं। तो जब मरीज ऑलरेडी गंभीर है तो अगर अपन दवा दे रहे हैं तो मरीज की डेथ होती है, तो ये बड़ा कठिन है कहना कि मरीज की दवा देने से मौत हो गई है या बीमारी से उसकी मौत हुई है। पर जहां तक अगर लगाने की बात है तो अगर मरीज इंडिकेटेड है, अगर मरीज को मॉडरेट सिर्फ सीवियर कंडीशन की इलनेस है तो बिल्कुल दवा देना चाहिए। इन भ्रांतियों में नहीं आना चाहिए कि दवा देने से मरीज की मौत हो जाएगी, क्योंकि अगर आप दवा नहीं देंगे, मरीज आपका मॉडरेट है, कल सीवियर हो जाएगा, सीवियर से भी कल और सीवियर हो जाएगा, तो वहां पे तो कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास। एक दूसरा रास्ता है जंप करने का आपके पास पैराशूट के साथ, शायद पैराशूट खुल जाए तो आप बच जाए। बट अगर आपको जंप ही करना है तो इट्स बेटर टू बी कि पैराशूट लेके जंप करें अपन। इसमें एक बात और भी है, ठीक है, अभी अभी अपन ज्यादा क्वेश्चन अभी फिलहाल बाद में भी रखेंगे। हमारे बीच में गांधी सर भी हैं। गांधी सर इसमें शायद कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। सर, इसको आरटीआई के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे सर देखेंगे? मतलब अपन क्या कुछ इसमें हो पाता तो ये आज स्थिति शायद न निर्मित हो पाती। सबसे पहले तो मेरा सलाम माननीय डॉक्टर